स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज फिर उपस्थित हैं आपके सामने एक बेहतरीन जो है पॉलिटी का सेशन लेकर, जिसमें हम भारतीय राज्यव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा को और एक धार देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए आज के अपने पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न है, हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने का निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं हैं। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का, M.A. जिन्ना का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो देखो बेटा, यहाँ पे जैसे पूछ रहा है हम फिलहाल संविधान निर्माती सभा में जाने के निर्णय, मतलब क्या है, वो संविधान सभा में नहीं जाना चाहते हैं, इसके अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं। तो ये कौन हो सकता है? तो आप सभी को पता है कि जब अपनी भारतीय जो संविधान सभा का निर्माण हुआ था, जब वो अपनी कार्रवाई को प्रारंभ किया था, उस समय एकमात्र नेता थे M.A. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, जो मुस्लिम लीग के नेता थे। उन्होंने इस चीज को कहा था कि भैया हम जो मुस्लिम लीग है वो किसी भी तरह से संविधान सभा में भागीदारी नहीं करेगी। ठीक, पहले क्या था, जिन्ना प्रारंभ में संविधान सभा की प्रक्रिया से पूर्णतः सहमत नहीं थे। यही कारण था कि जो है इस कथन को उन्होंने दिया था। तो आप इसे याद रखिएगा, M.A. जिन्ना हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? देखो बेटा, ये काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि चाय और चीन को छोड़कर किस जो है अधिनियम के तहत ऐसा हुआ था। तो चार्टर अधिनियम 1793, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा 13 मुख्यतः चार चार्टर आए थे, जिसमें आपका 1793 हो गया, 1813 हो गया, 1833 हो गया, ठीक, इसका 53 हो गया। तो उसमें 1813 वाला जो था, इसमें चाय एवं चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सभी एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। मतलब इसके बाद क्या था, इसके बाद कोई भी व्यापार कर सकता था, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा जो भी चाहे व्यक्ति वो जाके मतलब ईस्ट की तरफ से भारत के साथ में व्यापार कर सकता था। यहाँ पे इसी के साथ में एक चीज और किया गया था कि जो शिक्षा है, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की भी बात की गई थी, लेकिन जो उस समय तक खर्च नहीं हो पा रहा था, तो वो भी यहाँ पे शामिल किया गया था 1813 के अंतर्गत ही। क्लियर दोनों चीजें? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। 1937 में किन प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना? बिहार, उड़ीसा, बंगाल एवं पंजाब, मद्रास एवं बॉम्बे, असम और उत्तर प्रदेश। तो बेटा देखिए, यहाँ पे बात किसकी कर रहा है, तो प्रांतीय चुनाव हुए थे, कब हुए थे? 1937 में हुए थे। और ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुए। अगर मगर पूछ ले कभी आपसे कि बेटा किस अधिनियम के तहत ये चुनाव कराए गए थे 1937 में, तो 1935 अधिनियम के तहत कराए गए थे। कांग्रेस ने कई प्रांतों में तो सरकार बनाई थी, लेकिन उसने क्या है, बंगाल और पंजाब में पूर्ण बहुमत हासिल नहीं किया था। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए ये जो है यहाँ पे आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत किस प्रांत में नहीं मिला? अभी यही एक प्रश्न आपसे पहले भी पूछा। अब ये उसमें क्या 2 राज्य पूछा गया था, तो हमने 2 राज्यों को बता दिया था कि कौन कौन से राज्य हैं, बंगाल और पंजाब है। अब इसमें देख ले रहे हैं कि किसमें नहीं मिला, तो उसी में से एक होगा, बिहार हो गया, मद्रास हो गया, बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया। तो बंगाल जब ऑप्शन दिया गया है, हमने बंगाल को टिक किया हुआ, तो बंगाल ही इसमें सही हो जाएगा। 1937 के चुनाव में यहाँ पे इसको नहीं मिला था। वहां पे क्या है, कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग का प्रभाव ज्यादा था, उसे ही वहां पे जो है बहुमत हासिल हुआ था। तो इस चीज को देखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। किस अधिनियम ने पहली बार भारत में शिक्षा हेतु 1 लाख रुपए देने का प्रावधान किया? अभी थोड़ी देर पहले बेटा बताया है। क्यों? क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। चार्टर अधिनियम 1793, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1853। तो यही चारों चार्टर अधिनियम है। इसमें 1813 को याद रखना है, क्योंकि इसी के तहत प्रति वर्ष 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षा के प्रसार एवं प्रचार के लिए खर्च करना अनिवार्य किया गया था। क्लियर? चलते अगले क्वेश्चन पे हम। भारतवासियों को प्रशासन में भागीदारी का अवसर देने वाला अधिनियम कौन सा था? चार्टर एक्ट
1833, चार्टर एक्ट 1853, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि यहाँ पे भारतीय प्रशासन में भागीदारी देना है, तो कौन से के तहत है? तो यहाँ पे चार्टर अधिनियम जो 1833 है बेटा, इसके तहत भारतवासियों को बिना किसी भेदभाव के प्रशासनिक सेवाओं में हो गया, या जो आपका प्रशासन है उसमें जो है अवसर देने की घोषणा की गई थी। लेकिन ये भी क्या है, ये भी पूरी तरह से मिला नहीं था, धरातल स्तर पे नहीं मिला था, लेकिन हाँ ये है कि कागजों पर मिलना शुरू हो गया था। क्लियर? हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई? केंद्र में पूछा जा रहा है। 1909 अधिनियम के द्वारा, 1919 अधिनियम के द्वारा, 1935 अधिनियम के द्वारा, 1858 के अधिनियम के द्वारा। तो बेटा देखिए यहाँ पे एक दूसरा भी इसका नाम आप याद रखिएगा। जब यहाँ पे केंद्र में द्विसदनीय की व्यवस्था की बात करते हैं तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आपको याद आ गया होगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 इसी का नाम है, और ये आपका 1919 का अधिनियम है। उसी के तहत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की बात की गई थी, ठीक, जिसमें क्या है काउंसिल ऑफ स्टेट और केंद्रीय विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली दो चीजें बनाई गई थी, जिसे चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं, 1919 का अधिनियम भी कहते हैं। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया? अभी जैसे कि हमने बात किया कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली किसके, तो 1919 था, लेकिन यहाँ पे क्या है, भारत में संघीय व्यवस्था की भी बात की है। तो भारत का जो फेडरल सिस्टम है ये कब लाया गया? 1919, 1909, 1935 या फिर 1858। तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा 1935 का जो अधिनियम है, जिसे भारत शासन अधिनियम कहा जाता है, उसमें संघीय ढांचे का प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था, और केंद्र में क्या है, द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। हालांकि संघीय जो प्रावधान है पूर्णतः लागू नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी किसमें दिया गया, तो 1935 में बेटा याद रखना है आपको। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस अधिनियम के परिणाम स्वरूप बर्मा को भारत से अलग किया गया? मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है आयोगों का, हमेशा पूछा जाता रहता है कि बर्मा और भारत भैया कौन है अधिनियम से अलग हो गए, तो 1919 से, 1935 से, 1909 से, या फिर 1858 से। तो बेटा यहाँ पे गवर्नमेंट इंडिया एक्ट जो भारत शासन अधिनियम है 1935, उसी के तहत क्या किया गया था, बर्मा जो वर्तमान में म्यांमार कहा जाता है उसको भारत से अलग कर दिया गया था। और ये प्रावधान प्रभावी कब हुआ था, तो ये बेटा प्रभावी 1937 से हुआ था। इस चीज को याद आपको रखना है, ठीक, दोनों को काट के अलग कर दिया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत शासन अधिनियम 1935 में निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी अवयव स्वीकार नहीं किया गया था? संघीय ढांचा, प्रांतीय स्वायत्तता, देश के लिए लिखित संविधान, संघीय न्यायालय। तो बेटा देखिए देश के लिए लिखित संविधान ही एक ऐसा लग रहा है जिसे स्वीकार नहीं किया गया था, और यही एकदम सही है। क्यों? क्योंकि ये तो बाद में आया, भारत शासन अधिनियम में जो है इसे स्वीकार नहीं किया गया था। बाकी सारी चीज, संघीय ढांचा भी हमने पढ़ा, वो भी किया गया था, प्रांतीय स्वायत्तता भी की गई थी, संघीय न्यायालय की भी बात की गई थी, लेकिन लिखित संविधान बाद में आया है। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी। चलते अगले क्वेश्चन पे। भारत में स्थानीय स्वायत्तता शासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कर्जन को, लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड वेलेजली को। देखिए बेटा ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारे 5 स्टार की रेटिंग के साथ आप इसे रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये हर परीक्षा में आपसे टकराने वाली है। तो भारतीय जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, मतलब स्वायत्तता शासन है, जिसे पंचायती राज व्यवस्था भी कहा जाता है, उसका जनक किसे माना जाता है, तो यहाँ पे लॉर्ड रिपन आपको टिक करना है। लॉर्ड रिपन ही भारत में स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है। और ये कब, तो बेटा ये 1882 में जो है इनका संकल्प जो लाया गया था निकायों के संबंध में, स्थानीय निकायों के संबंध में, जिसमें क्या है नगर पालिकाओं एवं जिला बोर्डों की स्थापना को बढ़ावा मिला था, तो उसी से संबंधित ये आपका है। यहीं पे एक प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि सबसे पहला नगर निगम कौन सा है, तो मद्रास है, वो भी याद रखिएगा। यहाँ पे लॉर्ड रिपन आपका एकदम सही हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे हम। भारतीय संविधान में वृहद लंबा होने का प्रमुख कारण क्या है? अधिक संशोधन, विस्तृत प्रस्तावना, संघ एवं राज्य सरकारों को पृथक संविधान, मूल अधिकारों की अधिक संख्या।
तो बेटा देखिए सिंपल सा पूछा जा रहा है कि बेटा इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। तो देखिए अधिक संशोधन तो हम रख नहीं सकते क्योंकि ये वक़्त और ज़रूरत के हिसाब से विस्तृत प्रस्तावना जानते हैं आप, एक ही पेज में दी गई कोई विस्तृत प्रस्तावना नहीं दी गई, उसको वक़्त के हिसाब से प्रस्तावना को विस्तृत किया जाता है। अब अगला कह रहा है संघ एवं राज्यों के लिए अलग-अलग पृथक संविधान। तो ये वाला बेटा सही है आपको, क्यों सही है? क्योंकि भाग 5 आप जब पढ़ते हैं तो भाग 5 में क्या पढ़ते हैं आप संघ पूरा पढ़ लेते हैं और वहीं पे जब भाग 6 आप पढ़ते हैं तो भाग 6 को अलग से बनाया गया है राज्य के लिए। तो इसीलिए दोनों जो है अलग-अलग है क्योंकि संघीय ढांचे के पूरा प्रशासनिक विवरण अलग दिया गया है। न्यायपालिका हो गया, आपातकालीन प्रावधान हो गए, इसके बाद राज्यों के लिए भी अलग व्यवस्था दी गई। तो इसीलिए इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, मूल अधिकारों की अधिक संख्या। ये तो आपको बिल ऑफ राइट से अमेरिका से लिए ही गए हैं, उसमें ज्यादा अधिक संख्या नहीं है, अनिवार्य नहीं है। तो आपका सी इसमें एकदम करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को, 2 सितंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 जनवरी 1947 को। तो बेटा यहाँ पे याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था ये 2 सितंबर 1946 को किया गया था और जिसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यही था कि अगर स्वतंत्रता के बाद कैसे शासन सत्ता चलेगी उसका एक तरह से ट्रेनिंग देना और इसमें उपाध्यक्ष बनाया गया था आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू को। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष उस समय के जो भी वायसराय थे वो थे माउंटबेटन जी। ठीक, तो इस चीज को यहाँ पे याद आपको रखना है। क्लियर? चलते अगले क्वेश्चन पे हम। भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? 9 दिसंबर 1946 को पारित किया गया, 22 जनवरी को किया गया, 26 नवंबर 1949 को किया गया, ये 24 जनवरी 1950 को किया गया। तो बेटा देखिए पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है कि प्रस्ताव कब संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। तो इसमें बेटा 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव कहते हैं और जो आपका इस समय प्रियम्बल के नाम से जाना था, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसे कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया और इसी के बाद से संविधान की प्रस्तावना का आधार बना और संविधान बनना शुरू हुआ। तो इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा, 22 जनवरी 1947 के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। चलते अगले क्वेश्चन पे हम। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? आज के जितने भी प्रश्न बेटा सब एवरग्रीन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 26 नवंबर 1949 को, 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को। तो यहाँ पे संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है ये 24 जनवरी 1950 को हुई। उसी दिन क्या हो, सभी ने हस्ताक्षर कर दिए और इसके बाद पूरे संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू कर दिया गया। ठीक, तो याद रखिएगा अंतिम बैठक 24 जनवरी मतलब संविधान लागू होने के 2 दिन पहले होती है, 24 जनवरी 1950 को। क्लियर हो गया? चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे हम। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सरदार पटेल थे। तो इसका आपको सभी को सही टिक करना है कि बेटा इसका सही आंसर क्या होगा और कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। चलते हम देख लेते हैं उस प्रश्न का उत्तर जिसको हमने कल पूछा था। हमारा प्रश्न था 9 डिग्री चैनल कहाँ पर स्थित है या किनके बीच स्थित है? अंडमान और निकोबार के बीच में, लक्षद्वीप एवं निकाय के बीच में, भारत एवं श्रीलंका के बीच में, भारत एवं मालदीव के बीच में। तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा जो 9 डिग्री चैनल है ये आपके कहाँ पे? तो ये मिनिकाय के बीच में और आपका लक्षद्वीप के बीच में स्थित है, मतलब बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, जिसमें क्या है, यह भारत का एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है जो अरब सागर में 9 डिग्री अक्षांश की पर स्थित है, जिसकी चौड़ाई लगभग कितनी है? तो 200 किलोमीटर के आसपास है। ठीक, ये 9 डिग्री चैनल है, कहाँ कहाँ पे हो गया? लक्षद्वीप और मिनिकाय के बीच में हो गया। तो क्लियर आपका, ये एकदम यहाँ पे आपका पूरा सेशन कंप्लीट होता है। आप इस चीज को याद रखिएगा। इसके साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि डेली हम आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित होते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।